हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस सेंटर। आज हम करेंगे चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये वीडियो आने में काफ़ी टाइम लग गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो मैं आपको ट्राई करूँगा कंटिन्यू वीडियो देने का। तो चलिए शुरू करते चैप्टर 8। तो इसके लास्ट वीडियो की तरह ही हम लोग आपके इसको जो इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे वो मैं आपको पढ़ के बताऊँगा और इसको आप रीड कर लीजिएगा। बात चलिए शुरू करते हैं फिर। तो चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसके अंदर जो आप सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनर्शिया। तो हेडिंग डाल लेते हैं इनर्शिया। देखिए इनर्शिया बेसिकली है क्या। इनर्शिया जो एक प्रॉपर्टी है, अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ऑलवेज एट रेस्ट एंड एट मोशन ऑलवेज एट मोशन। ओके, तो इसका हम कैसे लिखेंगे डेफिनेशन। देखिए प्रॉपर्टी ड्यू टू which body at rest always at rest or remains at rest and body or object in motion remains in motion। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। जैसे कि आपने जैसे देखा होगा कि आप कहीं मेट्रो में बैठे हुए हैं, तो जब मेट्रो में आप बैठते हैं और जब मेट्रो चलता है तो आप पीछे की ओर गिरते हैं। मेट्रो आगे चलता है और आप पीछे की ओर गिरते हैं। इसकी वजह यही है क्योंकि आप जो हैं रेस्ट पर रहते हैं और जो मेट्रो है वो मोशन में आता है, तो आपकी बॉडी रेस्ट में थी, रेस्ट पे ही रहना चाहती है, बट उसको मोशन में लाया जाता है, इसलिए आप पीछे गिरते हैं। या मेट्रो जब रुकता है तो आप आगे की ओर गिरते हैं, क्योंकि जब मेट्रो चल रहा होता है तो आपकी बॉडी भी मोशन में होती है, और जब मेट्रो में रेस्ट आता है यानी रुकता है वो, तो आपकी बॉडी भी चल रही थी, उसको भी रुकना पड़ता है, इसलिए आप आगे की ओर गिरते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। वी फॉल बैकवर्ड when metro starts and forward when it stops। ओके, यहाँ तक क्या आपको समझ गया। आप देखिए इसके टाइप्स पढ़ते हैं, इनर्शिया के टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये हो गया। अब हम आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन का जो पहला लॉ था मोशन का वो क्या था। तो न्यूटन का जो पहला लॉ ऑफ मोशन था वो ये स्टेट करता है कि बॉडी एट रेस्ट will remain in rest and body in motion will remain in motion। ओके, will remain in motion until और unless, या सिर्फ until कर लीजिए आप, an external force is applied on it। ओके, is applied on it। देखिए आप समझिए, तो न्यूटन का जो पहला लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, अगर चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। यानी कि अगर ये पेन है,
ये पेन रुका हुआ है, अगर मैं जब तक कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, अपने मस्कुलर फोर्स इसके ऊपर जब तक अप्लाई नहीं करूँगा तब तक कि इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। और अगर ये सेम कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तब चलता ही रहेगा जब तक कि मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा। ये था पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए, इन लॉ ऑफ इनर्शिया और सिर्फ इनर्शिया में फ़र्क है। दिस फर्स्ट लॉ या सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉन एज क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया में फ़र्क समझ में आ गया। लॉ ऑफ इनर्शिया एक लॉ है जिसके थ्रू हम ये चीज़ डिफाइन करते हैं, और इनर्शिया सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। अब आते हैं हम लोग मोमेंटम। व्हाट इज़ मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं पी से, तो मैं ब्रैकेट में पी लिख देता हूँ। देखिए, मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके मास और उसकी वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, उसकी मोमेंटम होती है। देखिए, तो इससे हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, P इज इक्वल्स टू एम वी। ओके, P इज इक्वल्स टू एम वी। मोमेंटम एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और एसआई यूनिट इसका क्या होगा? देखिए, एसआई यूनिट हम निकालते हैं, दोनों चीज़ जो इसके बराबर होता है उन दोनों के मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। और जो स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसकी क्या है, एसआई यूनिट है, ठीक है ना। और मोमेंटम, देखिए बेसिकली मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होगा। मोमेंटम का डेफिनेशन ये होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना मोशन है, कितना मोशन वो कंटेन कर रहा है, इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी। ओके, लिखते हैं इसको, मोमेंटम टेल्स अस द क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in a body। ओके, यानी कि किसी बॉडी में कितना मोशन वो हम कैसे पता चलेंगे, उसकी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करने से हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम, और वही हमारा क्या होगा, मोमेंटम होगा उसका। यानी कितना उसके अंदर मोशन कंटेंट है वो मोमेंटम कहलाएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। आई होप आपको सब क्लियर दिख रहा हो। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर आते हैं, क्या होता है। फर्स्ट लॉ हो गया, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एक्चुअली रियल लॉ ऑफ मोशन है। तो जो फोर्स एक्टिंग, क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्स एक्टिंग on a body is directly proportional to rate of change of momentum। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब होता है कि एक सेकेंड में वो चीज़ कितनी बदल रही है, राइट। तो एक सेकेंड मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। तो इसका कैसे फॉर्मूला बनेगा, F यानी फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, तो कोई भी चीज़ कितना चेंज हो रही है वो हम फाइनल माइनस इनिशियल से पता करते हैं। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यह हो गया। अब इसका जरा निकालते हैं फॉर्मूला। देखिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ से डेरिवेशन इसका। जब कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आ जाता है,
इक्वल का साइन लगाए तो क्या आएगा, कांस्टेंट के आ जाएगा, राइट। और पी एफ माइनस पी आई यानी फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। अब के की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू कितनी होती है एसआई यूनिट में, 1 होती है। के की वैल्यू होती है 1। तो एफ इज इक्वल्स टू अब क्या आ जाएगा हमारा, पी एफ माइनस पी आई बाई टी, यानी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाय टाइम। यहाँ तक क्या आ गया आपको समझ में। अब देखिए आगे देखिए, मोमेंटम फाइनल है तो एम वी माइनस इनिशियल है तो एम यू बाय टी। इससे देखिए एफ इज इक्वल्स टू एम, दोनों में एम कॉमन है, एम ले लिया और वी माइनस यू बाय टी। और अगर आपने मोशन चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वी माइनस यू बाई टी किसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन के बराबर होता है। तो एम और ये टोटल किसके बराबर होगा, ए यानी एक्सीलरेशन के बराबर। तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो इस तरीके से फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है रियल लॉ है, लिख देता हूँ यहाँ पे स्टार बना के, इट इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन, या फिर क्या कह सकते हैं आप, सेकंड रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ जो है वही है रियल लॉ ऑफ मोशन। क्यों है रियल लॉ ऑफ मोशन, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसके द्वारा बाय दिस वी कैन डिराइव बोथ फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये भी मैं आपको स्टार लगा के लिख देता हूँ। क्यों है ये रियल लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज यूजिंग दिस we can find out both first and third law of motion। यहाँ तक क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर आते हैं। सेकंड भी हो गया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स तो चलिए लिख ही देता हूँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर आपने किसी चीज़ पे उतना फोर्स लगाया है तो वही चीज़ आपके ऊपर भी उतनी ही फोर्स लगाएगी। इसी को हम इंग्लिश में लिखते हैं, टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन, रिएक्शन तो जो वापस आता है वो हो जाएगा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन जो आपने किया और रिएक्शन जो वापस आया, यानी कि अगर आपने किसी को एक थप्पड़ मारा है तो आप ये कह सकते हैं कि उसके गाल ने भी आपको उतना ही तेज़ से मारा। लेट सपोज कि आपने किसी दीवार पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो दीवार ने भी आपके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, यानी कि हर एक्शन में उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और एक जो इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होता है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है, इसलिए एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। यानी कि अगर मैं किसी कार को धक्का दे रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से धक्का दूंगा तो वो पीछे चला जाएगा, बट बहुत सारे बच्चों का कहना ही होगा कि सर जितना आपने धक्का दिया कार को, कार ने भी आपको उतना ही धक्का दिया तो कार पीछे क्यों चली गई। तो इसका यही वजह है, क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया और जो कार ने फोर्स लगाया वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगा, तो इसलिए दोनों बैलेंस नहीं कर पाए, इसलिए आपने कार को पीछे या आगे कर दिया। बात आया समझ में आपको। इसको हम लिखते हैं अंग्रेज़ी की भाषा में, इसके डेफिनेशन में, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स action and reaction force act at different object, hence they do not balance, okay, and hence they do not balance each other, okay, they do not balance each other।
क्यों नहीं बैलेंस करते? क्योंकि ये एक दूसरे पर नहीं बल्कि अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। एक ही ऑब्जेक्ट पे दोनों तरफ से फोर्स लगता तब बैलेंस होगा ना। बट मैं कार पे लगा रहा हूँ, कार मुझ पे लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट बदल गया ना, इसलिए बैलेंस नहीं हो पाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लिख लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, कि गन रिकॉइल ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गन रिकॉइल ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। जब आप गोली चलाते हैं तो आपने नोटिस करा होगा, जैसे ही आपने फायर करा, ट्रिगर दबाया, तो थोड़ा सा गन पीछे आता है। क्यों आता है पीछे? क्योंकि जितनी स्पीड से गन निकली है उतना ही स्पीड से वो पीछे आता है। इसका दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि रॉकेट से, क्या आपने देखा होगा आसमान में रॉकेट उड़ता है तो रॉकेट के पीछे जो फ्यूल होता है, तो जितना तेज़ी से नीचे फ्यूल खींचता है उतना ही तेज़ी से ऊपर वो जाता है। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो गया। तो रॉकेट वर्क ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये। आते हैं अगले पेज पे। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा ये होगा कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नया टॉपिक लग रहा होगा, समझाता हूँ आपको क्या है ये। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए ये कहना चाह रहा है, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा नया होगा, बट नया नहीं होगा आज के बाद से। क्यों नया नहीं होगा समझते हैं। देखिए ये कह रहा है कि जो मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम का, वो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, ज़ीरो हो। यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा, यानी कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो फाइनल और इनिशियल क्या होगा, सेम होगा। बिल्कुल समझ में आ गया। इसको ज़रा डेफिनेशन को उसमें लिख लेते हैं कि मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट। रिमेन्स कंजर्व्ड इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो, ठीक है। यानी कि ये कहना ही चाह रहे कि फाइनल और इनिशियल बराबर होगा। अब जरा इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं, देखिए कहना ही चाह रहा है कि अगर फोर्स ज़ीरो होगा तो ये दोनों सेम होंगे, राइट। फोर्स को ज़ीरो रख लेते हैं भाई। F इज़ इक्वल्स टू पी आई माइनस, सॉरी पी एफ होगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो पी आई बाई पी एफ माइनस पी आई बाई टी। ये हमने सेकेंड लॉ में देखा था। अब देखिए फोर्स को फटाफट ज़ीरो रखते हैं, तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई बाई टी। ज़रा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ज़ीरो इंटू टी ज़ीरो इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई, और पी आई को आप इस साइड भेजेंगे तो इनिशियल और फाइनल बराबर हो गया। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा तो फाइनल और इनिशियल मोमेंटम सेम रहेगा। चलिए यहीं पर आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि इसके न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होंगे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।